फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार पाकिस्तान अलग अलग सेक्टर में फायरिंग कर रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा उग्रवादियों और आतंकवादियों को भारत की सीमा में कवर फायर देकर घुसेड़ने की हो सकती है, भेजने की हो सकती है। पाकिस्तान इसी के चलते सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है या फिर भारत को भटकाने के लिए पाकिस्तान इस तरीके की हरकत लगातार करता दिख रहा है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दीपक शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जम्मू से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, आप जम्मू में लगातार पिछले कई दिनों से हैं, आसपास के इलाकों में आप जा रहे हैं, रिपोर्टिंग के दौरान कई लोगों से मिल रहे हैं। जम्मू से पुंछ तकरीबन 5 से 6 घंटे की दूरी पर है, लेकिन अभी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास क्या एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मैं पुंछ में मौजूद हूं और मेरे सामने का ये वाकया है कि फायरिंग की एक तरफ से आवाज आई, उसके बाद दूसरी तरफ से फायरिंग होने लगी, क्योंकि भारत हर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मेरे जस्ट जो पीछे का एरिया है, उस एरिया में उसको यदि बात की जाए तो 2 वहां पर पोस्ट है, एक लंगूर एक नक्करकोट। वहां पर फायरिंग की 2 बार में अलग अलग आवाज सुनाई दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें करता है, वहां से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। उसके बाद भारत की जो सेना है उसने फायरिंग का जवाब दिया। उसके बाद वो फायरिंग रुक जाती है और एक बार पुनः वहां पर फायरिंग होती है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत अंधेरा है। जो लाइट आपको, दर्शकों को भी बता दूं, और आपको भी जो लाइट दिख रही है, आपको कुछ अगर यहां से गिना जाए तो 2, 2, 4 और 1, 5, ये 5 जो लाइटें दिख रही है वो भारत का हिस्सा। और इसके बाईं ओर यदि देखेंगे आप, जो पूरा अंधेरा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वहां पर जो इलाका है, वहां पर कभी पाकिस्तानियों के घर थे, लेकिन अभी वहां की लाइटें बंद कर दी गई है। यहाँ के सरपंच हैं, मैं इन्हीं से बात कर रहा था, इन्हीं से समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से यहाँ माहौल है और क्या है। तभी फायरिंग की आवाज सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शी भी कहूंगा तो बेमानी नहीं होगी। अभी एकदम से हम दोनों बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पर, उसके बाद फायरिंग की आवाज किस जगह से आई, क्या हुआ था? ये नक्करकोट और लंगूर के दरमियान। ये 12वीं बार है जब से 22 तारीख के बाद की घटना है, 12वीं बार ऐसा हुआ है। जिसके बाद जो फायर की उल्लंघना जो हुई है ना, 12-13 दिन से बार बार हो गया। ये जो इलाका है इसको यदि समझाएंगे तो कैसे, जो लाइट का इलाका है उसको, ये हमारी लंगूर पोस्ट है, सबसे ऊंची वाली पोस्ट यही है लंगूर पोस्ट। इसके बिल्कुल डोर में जहाँ अंधेरा है वहाँ एनके पोस्ट, नक्करगेट पोस्ट जिसको बोलते हैं हम। अंधेरे का आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आप ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो पाकिस्तानियों के घर थे, लेकिन अब लाइटें नहीं है, पहले लाइटें दिखाई देती थी। कब से हुआ है? आप लोग जितना भी मेरा एरिया है, हिंदुस्तान का एरिया, इसमें आप लाइव लगा के देख सकते हो। इतनी सहयोगियों को 360 पूरा दिखाएंगे। आप क्या बता रहे थे? तो यहाँ पे इतनी लाइट होती थी कि कभी बार हम जाते थे डीसी साहब के पास डेपुटेशन लेके, हमारे कहीं लाइट अगर बंद हो जाती थी तो हम कहते थे सर हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ दो, और उनकी लाइट जो है 24 घंटे रहती है। जब से इतना उजाला रहता हाँ, इतना उजाला रहता था। आज जिस दिन से ये हुआ कि श्रीनगर में जो हमला हुआ, वो देख लो सर, अभी इनकी लाइट जली, कितने गारे इनके, तो उस दिन से लेकर आज दिन तक। एक बड़ा अपडेट दे दूं, जिस लाइट के बंद होने की चर्चा की जा रही थी, जिसको ये बताया जा रहा था कि ये वो उन पाकिस्तानियों के घर हैं जिनकी लाइटें बंद रहती थी। फायरिंग हुई और फायरिंग के कुछ देर बाद ही जो ये मेरे बाईं ओर का इलाका है, आप देखिए समझिएगा, जो बाईं ओर का इलाका है, महावीर को कहूंगा जो मेरे सहयोगी हैं इसको दिखाएंगे और जूम करेंगे जितना जूम हो पाए। ये जो बाईं ओर का इलाका है जहां लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं, एकदम जो जगमगाया है, वो पूरे पाकिस्तानियों के घर हैं, उनका इलाका है। और जो दाईं ओर का इलाका है, जहां से आप गिन के 4 और 5 लाइटें ऊपर देखेंगे टॉपर अंधेरों के बीच में, वो हिंदुस्तान की पोस्ट है। तो समझा जा सकता है कि फायरिंग जो हुई है, फायरिंग के कुछ देर बाद, तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद लाइटें जल गई। आप लाइटों का जिक्र कर रहे थे, मुझे लग रहा है आपने बहुत शिद्दत से याद किया कि इनकी लाइटें बंद रहती है, उसके बाद लाइटें जल गई। देखो ना, आपके सामने फायर हुआ, आप यहीं पे थे, झूठी बातों को है नहीं है। बस जो ही फायर चला तो उनकी लाइटें बंद, और 10-15-20 मिनट हो गए फायर हुए, अभी उनकी लाइट देखो आई। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनके द्वारा मैसेज दिलवाया जाता है कि लाइट बंद हो गई है?
बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में ये नहीं, इससे वहाँ में जो है हमारा यहाँ पे घोटा शहर है, मेरे हिसाब से वहाँ पे तकरीबन इस जगह से जगह किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है हवाई, ठीक है। ऐसे तो 3 किलोमीटर का फ़र्क है। यूं ही यहाँ पे लाइट है, उधर भी लाइट है, आपने देखा होगा। हाँ, वही मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों जब साइड आपसे चर्चा शुरू हुई थी तो आपने यही कहा कि लाइटों का आप बहुत जिक्र कर रहे थे, लाइट बंद होती है। इनकी लाइट जितनी मर्जी बर्फ पड़े, जो मर्जी आंधी तूफान हो, पाकिस्तान की लाइट कभी बंद नहीं होती। जब से ये फायर वगैरह या कुछ ये करते हैं यहाँ पे हमारे देश में, तो उस वक्त इनकी ये है बॉर्डर लाइन पे लाइट इनकी बिल्कुल बंद। लाइट बंद, फायरिंग शुरू, फायरिंग शांत हो गई, फिर लाइट शुरू। आज से 6-7 दिन पहले मेरे पास मीडिया वाले आए थे, वो भी बिल्कुल मौका पे किए थे। मैंने कहा देखो लाइट चल रही है इनकी, और उन्होंने ये सोचा कि ये सरपंच साहब झूठ बोल रहे हैं, तो 10 मिनट के बाद फिर ऐसे लाइट आ गई, फायर बंद हुआ वहाँ पे तो लाइट आ गई। मैंने कहा देखो कितना एरिया उनका और कितनी लाइट है उनकी। इसका मतलब ये है, एक तरीके का ये सिग्नल है कि लाइट बंद हो गई है, अब जिनको जो नापाक उनकी हरकतें उसको पूरा कर लीजिए, लाइट जला दी फिर शांति हो जाए। बिल्कुल 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 सर, तो लाइट एक तरीके का सिग्नल है, इसको सिग्नल है इनका। देखिए एक चीज स्पष्ट हो गई है कि लाइट एक तरीके का सिग्नल है, और ये लाइट थोड़ी देर पहले बंद हो गई थी, और जब लाइट बंद हो गई थी उसके ठीक बाद एक अंतराल में दोनों तरफ से सबसे पहले पाकिस्तान जो नापाक हरकतें करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, फायरिंग की गई। यहाँ से हमारे जो जवान हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1 या 2 मिनट का गैप होता है, उसके बाद फिर एक बार पुनः फायरिंग होती है, और उस फायरिंग के 5 या 7 मिनट का समय बीता होगा। मैं सरपंच जी से बात कर रहा था, और आप यदि देखेंगे तो फिर वो जो जगह है, आप लाइटें गिनेंगे तो समय बीत जाएगा, ये जगह फिर जगमगाने लग गई। और जो दाईं ओर के जो इलाका है वो हमारा है, वो भारत का इलाका है। वहाँ पर जो लाइट पहले जल रही थी वही लाइट अभी भी जल रही है। तो ये अगर कहा जाए और ये समझा जाए कि इस पूरे वाकया में जो लाइट बंद करना और लाइट चालू करना एक तरीके का सिग्नल है, वो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, वो साफ नज़र आ रहा है। इंडिया न्यूज़ पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये हमारे सामने का वाकया है कि दोनों तरफ से जब फायरिंग की गई उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने दिया। लाइट को लेकर चर्चा बहुत देर से सरपंच जी से चल रही थी, उसी बीच फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फायरिंग की आवाज़ के बाद मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने दिया। एक अंतराल होता है, और अंतराल के बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग की गई, फिर हमारे जवानों ने जवाब दिया, और उसके बाद 7 मिनट के 8 मिनट के आसपास का समय बीता होगा, और उसके बाद लाइट फिर जगमगाने लग गई। लाइट फिर वहाँ जल गई जहाँ पर गुप्त अंधेरा था, जहाँ ये नहीं पता लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है। और इस चीज़ का जिक्र ये कर रहे थे, देखिए क्योंकि इनका जो घर है ये रोज़ देख रहे हैं। अगर दिन में यदि गिनेंगे तो दिन में आप घर को गिन सकते हैं कि कितने घर हैं, लेकिन जब ये रोज़ देख रहे हैं कि लाइट बंद होती है, और इन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि जब जब आज 12वीं बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, और यदि 12वीं बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि इन लाइटों के थ्रू सिग्नल पास ऑन होता है पाकिस्तान को। क्योंकि इन्होंने लाइट का जिक्र बार बार किया, और मैं बार बार उसी चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा इलाका है, इसमें दो बार अभी हमारे सामने इंडिया न्यूज़ के कैमरे के सामने सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। और कुल जमा अभी तक पहलगाम की घटना के बाद 12वीं बार इस पुंछ इलाके में और इसके इतर जो दूसरे इलाके, चाहे वो मेंढर का हो, चाहे सांबा का हो, चाहे कुपवाड़ा का हो, यहाँ पर भी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि इस पूरे इलाके में जो नक्कर कोटा है और लंगूर, ये 2 पोस्ट है, इसमें सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर पाकिस्तानियों ने किया है। अपनी नापाक हरकतों को लगातार वो दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उकसाने का प्रयास कर रहे हैं वो साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी के बाद उल जुलूल हरकतें, उनके नेताओं के बयान और उनके जो सेलिब्रिटी हैं उनके बयान, और उस बीच लगातार जिस तरीके से ये सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान ये कहीं ना कहीं इस तरीके का दबाव या इस तरीके की जो गीदड़ भपकी है उसको देने का प्रयास लगातार इस सीज फायर के उल्लंघन से कर रहा है। तो ये समझा जा सकता है
कि पुंछ नहीं, जो रजौरी है, सांभा है, तमाम जो सेक्टर हैं वहाँ पर इस तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि तमाम तरीके से दबाव बनाया जा रहा है भारत की ओर, चाहे वो सिंधु परियोजना को रोकना हो, चाहे शिमला समझौता हो, चाहे बाघा बॉर्डर से वापस भेज दिया गया उन पाकिस्तानियों को जो यहाँ पर आए थे 45 दिन के लिए, उसके बाद लगातार अपना समय बढ़ा रहे थे। तो ऐसी तमाम जो जिस तरीके की जो संधि के बीच जो काम चल रहा था, उन सब पर विराम लगा दिया गया और विराम लगाने के बाद उन पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है। तो जिस तरीके से जो एक डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी में भारत जिस तरीके से दबाव बना रहा है, उन दबावों के बीच एक बात साफ हो गई है कि अब इस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यदि आप डिप्लोमेसी एंगल से समझें तो भारत बहुत आगे नजर आ रहा है। एक समझदार देश की तरह, एक समझदार और सुलझे हुए देश की तरह जिस तरीके से डिसीजन ले रहा है, उसकी तारीफ चौतरफा पूरे विश्व में हो रही है। जिस तरीके से जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो अफगानिस्तान के, उन्होंने भी इसकी भारत की तारीफ की और उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान को रस्सी में लपेट दिया और धीरे धीरे उसका दम घुट रहा है, इलेक्ट्रिक चेयर पे नहीं बिठाया। आज तस्लीमा नसरीन का जो बयान है आपको वो भी याद होगा। तो इस तरीके के जब बयान विश्व पटल पे भारत के संदर्भ में और भारत के समर्थन में दिए जा रहे हैं, तो ये बात इस और इशारा करती है कि भारत किसी तरीके से ना कभी किसी को उकसाता है, न किसी तरह की गलत बयानबाजी करता है। ये इंडिया न्यूज़ के सामने की तस्वीरें हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जिस तरीके से गोली चलाई गई, उसका जवाब दिया गया, कुछ देर रुके, फिर गोली चलाई गई। तो ये समझा जा सकता है कि जिस सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, तो जो उसकी नापाक हरकतें हैं, जो उसका छुप के खंजर मारने का जो तरीका है, वो उन हरकतों से करने से नहीं चूक रहा है। वो उन चीज़ों को लगातार अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह की स्थिति है, इस तरीके से देखिए 12वीं बार है जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तकरीबन जो समय था जब ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया, तो 9:55 के आसपास का समय था जब ये किया गया। 1-2 मिनट का अंतराल लिया गया, उसके बाद फिर सीज फायर का उल्लंघन होता है। और उसके बाद जिन बत्तियों का, जिन इलेक्ट्रिसिटी के बल्बों का, जिन लाइट का जिक्र किया जा रहा था, वो एक तरीके का सिग्नल प्रतीत आप होता लगातार है। बने हुए हैं दीपक विश्वकर्मा उस फॉरवर्ड इलाके में जहां से पाकिस्तान नजदीक है। अपना भी ख्याल रखिएगा क्योंकि आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर पाकिस्तान को पहलगाम हमले का सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। भारत कभी भी कहीं से भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान पर फतह करने की तैयारी कर चुकी हैं। युद्ध की तैयारियों के बीच गृह मंत्रालय ने भी कई राज्यों से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को कई राज्यों को युद्ध के समय आपात हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के मॉक ड्रिल के निर्देश को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमले का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। 54 साल देश में ऐसी मॉक ड्रिल अब आयोजित की जा रही है। इससे पहले 1971 के युद्ध के समय भी ऐसी मॉक ड्रिल की गई थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ा गया। इस बार भी मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उधर बढ़ते हैं आगे और बात 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल किए जाने से जुड़ी, जिसका मॉक ड्रिल से लोगों को हवाई हमलों के बीच खुद के साथ ही दूसरे नागरिकों को बचाने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या करना होगा आपको बताते हैं। मॉक ड्रिल का मकसद क्या है पहले ये भी समझ लीजिए। हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल को किए जाने की बात कही जा रही है। आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हवाई हमले के अलर्ट के वक्त सायरन बजते नागरिकों को, छात्रों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, हमले के वक्त ब्लैकआउट करना महत्वपूर्ण है। संयंत्रों और प्रतिष्ठानों को हमले के वक्त छिपाना, लोगों से जगह खाली कराना या निकालने की प्लानिंग करना। मॉक ड्रिल का मकसद यही है कि हालात अगर ऐसे आ जाएं तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मनोहर केसरी की दिल्ली से एक रिपोर्ट देखते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल है। ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत 5 मुख्य बातें कही गई है। क्योंकि 1971 के बाद ऐसा पहला मौका है जब
मॉक ड्रिल होगा तो देश की जनता के बीच हमले की स्थिति में जिस तरह से सायरन बजाया जाता है उस तरह से सायरन बजाने के संकेत दिए गए हैं, उस तरह से कहा गया है कि उस तरह के सायरन बजाया जाए। यानी 7 मई को ये सायरन बजाया जाएगा, लोगों को अलर्ट किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए कहा गया है कि उनको ट्रेंड किया जाए ताकि जब इस तरह के हालात हों, जब दुश्मन हमला करें तो वो अपने आप को कैसे बचा सके। इसमें आम जनता के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाए। तीसरी बात, क्रैश ब्लैकआउट में हम कैसे अपने आप को बचा सकें, किस तरह का प्रावधान हो, इसकी बात भी कही गई है। अगर मैं चौथी बात की बात करूं तो चौथी बात उस निर्देश में ये कही गई है कि जब दुश्मन हमला करे तो ऐसी स्थिति में देश के जो महत्वपूर्ण प्लांट हैं या जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसको कैसे हम हाइड कर सकें, उसको कैसे छिपा सकें, इसका भी प्रावधान किया जाए। और पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इस तरह की स्थिति बने, जब इस तरह के हालात बने तो कैसे हम लोगों को बाहर निकाल सकें, कैसे हम उसका बचाव कर सकें। ऐसी स्थिति में हम न सिर्फ अपडेट हों बल्कि उसका रिहर्सल करें। तो ये 5 मुख्य बातें उन राज्य सरकारों को कही गई है जो 7 मई को मॉक ड्रिल के दौरान जो है सो लागू की जाएगी। ऐसे में सभी राज्य इसे लेकर के 7 मई को मॉक ड्रिल करेंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो आप बात करते हैं पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। देश भर से पाकिस्तान को सबक सिखाने की जबरदस्त मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात कह चुके हैं। पहलगाम अटैक के बाद से ही तीनों सेनाएं एक्शन में, लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ऐसा ही माहौल 1971 में भी बना था जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तब भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ा गया। 54 साल पहले भी देश में मॉक ड्रिल की गई थी और नागरिकों को हवाई हमले के दौरान बचाने के उपाय बताए गए थे। पाकिस्तान से जंग के हालात के बीच सीमा से सटे हुए पंजाब के फिरोजपुर में रविवार रात आधे घंटे का ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया। इस दौरान पूर्ण ब्लैकआउट अभ्यास किया गया। युद्ध के हालात में दुश्मनों को अंधेरे में लक्ष्य नजर न आए, इसलिए ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया। रविवार रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच भारतीय सेना की छावनी में कंप्लीट ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। इस दौरान पूरे कैंटोनमेंट एरिया में घुप अंधेरा रहा। इसके साथ ही फिरोजपुर के स्थानीय निवासियों से भी घरों में ब्लैकआउट करने को कहा गया। दरअसल युद्ध के दौरान ब्लैकआउट का प्रोटोकॉल बेहद प्रभावी और अहम होता है। इसका मकसद दुश्मनों को रिहायशी इलाकों की लोकेशन मिलने से रोकना है। आज के समय में ड्रोन और मिसाइलों की स्पीड काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इनके टारगेट को फेल करने में ब्लैकआउट काफी कारगर होता है। अंधेरा होने से ड्रोन या मिसाइल अपना टारगेट मिस कर सकते हैं, जिससे कई लोगों की जान बच सकती है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के पैटर्न बदले हैं। आतंकी अब खुफिया तरीके से मॉड्यूल को जानकारी देते हैं। संवाददाता जावेद हुसैन ने आर.के. खान से बात की, जो पहले JKLF आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में करीब 26 लोगों की मौत हुई। इस हमले में आतंकियों की तलाश की जा रही है। NIA सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है, जांच कर रही है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन में लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लेकिन आखिर इन सब के पीछे एक बेहद अहम नाम आ रहा है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, जो इनको मदद करते हैं। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनकी मदद से इस आतंकी हमले को अंजाम दिलवाया गया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो 1991 में उन्होंने मिलिटेंट को ज्वाइन किया था और सरहद उस पार गए थे, और कैसे उन्होंने मिलिटेंट से अपनी ज़िंदगी इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर फिर उन्होंने अपने देश की सेवा की और कई मिलिटेंट को पकड़वाया। हम खुद बात करते हैं आर.के. जिनका नाम राशिद खान है। राशिद खान, आप इस वक्त मिलिट्री की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या पुलिस की बात करें, उनके लिए आप एक हीरो से कम नहीं है। लेकिन आपकी पिछली ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो ख़ुद आप बताते हैं कि 1991 में आपने मिलिटेंट थे और आपने ज्वाइन किया था। क्या थी पूरी कहानी? कहानी ये था कि जब यहाँ एडवर्टाइज़ हो गया कि श्रीनगर में सामान पहुँचा है और
कुछ लोग मुजाहिद बन गए। उस वक़्त के लोग मुजाहिद बोलते थे मिलिटेंट को। तो वहाँ पाकिस्तान से उन्होंने गन लाया है और वो गन बिल्कुल शॉर्ट गन है, 30 गोलियां उससे 1 मिनट में निकलता है। तो काफ़ी कश्मीरी लोग आगे बड़ा धूमधाम से एडवर्टाइज़ करने लगे कि कश्मीर अब आज़ाद होगा वगैरह होगा, ये होगा। तो हम भी ध्यान देते रहे। इस तरह बात है। तो एक दिन आ गया, कोई ईदगाह में लोग जमा हो गए, तो वहाँ शव हो गया AK-47, और शव होने के टाइम उस पर 9 लाख रुपया लोगों ने डाले हैं एज गिफ्ट। जज्बात में आ गए। किस तरह का जज्बात? कि जज्बात ये थे कि हमारे नौजवान इतने तैयार हो गए, पाकिस्तान भी ये गए हैं, पाकिस्तान से इन्होंने गन भी लाया है, हमें पता नहीं है, और भारत के खिलाफ हो गए हैं। उस बात के लिए गन लाया था। तो उस वक़्त के लोग, इस वक़्त के लोगों में काफ़ी फ़र्क आया है। खुदा बेहतर जानता है, उस वक़्त ज़्यादा पढ़ा लिखा थे या आज पढ़ा लिखे मेरे ख्याल में ज़्यादा है, जो आज उतने ये ख्याल नहीं रखते हैं कि हम यहाँ से पाकिस्तान से मिलें। वो लोग आज नहीं है यहाँ, उस वक़्त थे कुछ लोग। तो हमें भी बहुत शौक़ हो गया कि हमें क्यों नहीं पता चला, हम भी जाएंगे वगैरह। तो आखिरकार यहाँ भी राब्ता किया उस वक़्त के JKLF के कमांडरों ने, तो हम भी तैयार हो गए। तो और हमें अपने दिल में ये ख्याल था कि ज़्यादा शौक़ था कि पाकिस्तान देखें हम, और पाकिस्तान से जब गन भी मिलता है। मिलिटेंट ज्वाइन करने से ज़्यादा शौक पाकिस्तान देखने के था। हाँ बिल्कुल। तो हमें ये पता नहीं था कि वहाँ क्या होगा, यहाँ क्या करेंगे, वहाँ क्या करेंगे, हमें वो पता नहीं था। ज़्यादा शौक़ था कि पाकिस्तान देखेंगे, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, पाकिस्तान कैसा है। तो उस शौक़ की वजह से हमने इनसे भी इनको भी यस किया और इनसे भी रब्ता किया। इन्होंने एक कोड नेम एक दिया हमें कागज़ पर लिख कर, क्योंकि वहाँ अगर वो न होता था तो वो वापस करते थे या गिरफ्तार करते थे, आप इंडियन जासूस हैं। जब यहाँ का एक स्लिप एक होता था, उस पर कोड नेम होता था, तो वो वहाँ ओके करते थे। मतलब आप लोगों का एक कोड होता था? कोड होता था। यहाँ जो चाहे कमांडर, यहाँ JKFT के कमांडर थे, JKLF के कमांडर देते थे या गिलानी साहब देता था। हाँ, जिस गिलानी साहब, बड़ा नाम ले रहे हैं आप। बहुत बड़ा नाम है भी, था भी, और JKLF से कनेक्शन भी था? ना वो नहीं था JKLF, उसका HM था, जेश था वगैरह। वो उन जमातों का था CAC लीडर, और उसको अगर ज़ुकाम होता था अपना इंडिया उस पर 2 लाख रुपया खर्चा करता था, एम्स तक पहुँचाता था। तो ये भी है। खैर, वो बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। तो हम भी गए पार, हमने भी वहाँ देखा। तो वहाँ जिस वक़्त हमें रूल करते थे, वो ग्राउंड में जमा कोई 2-4 आदमी आते थे, हमें बोलते थे कि आप सरहद उस पार वहाँ बिल्कुल मुज़फ़्फ़राबाद में, तो वहाँ बोलते थे कि आप एक चीज़ करो, आप सामान ले जाओ और हमारा इंतज़ार करो, जो हम कहेंगे वही करना है, जो हम नहीं कहेंगे वो नहीं करना है, और जो ही आप पर ज़्यादा कुछ होता तो हम आपको खुद बता देंगे कि क्या करना है। हम यहाँ से क्वेश्चन करते थे कि हमने कल खबर सुना है, परसों खबर सुना है कि हमारे 2 मुजाहिद मारे हैं, हमारे 3 मुजाहिद मारे हैं। बोला जिस वक़्त आप पर बारी आएगा तो हम वहाँ मौजूद होंगे, हम पहुँचेंगे। किसने बोला? वहाँ जो के नहीं वो वहाँ के थे, मुज़फ़्फ़राबाद। वो बोलते थे हम अफ़गानी है, पठान हैं हम। तो वो ऊपर वाला जानता है वो पठान थे या मुज़फ़्फ़राबाद के रहने वाले थे या पाकिस्तान के थे, वो वही जानता है। हमने उनका कार्ड चेक कभी नहीं किया। वो तो बोलते थे हम अफ़गानिस्तान के पठान हैं हम, इसीलिए उन्होंने सिर्फ हमें गन फायर सिखाया, बाकी कुछ नहीं। फिर कैसे आप भारत की तरफ लौटे और उसके बाद फिर आप भारत के लिए एक हीरो बन गए? वो वहाँ से जिस वक्त उन्होंने हमें ये कहा कि हम आपको बता देंगे क्या करना है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से करोगे तो वो गलत हो जाएगा, जो हम कहेंगे वही करना है। और अगर आप पर हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इतने बंदे मर रहे हैं वहाँ, बोला आप जाओ वहाँ, अगर आप पर बारी आएगा हम पहुँच गए, हम खुद लड़ेंगे आगे, आप घबराना नहीं। हमने सोचा शायद यहाँ हम आगे तो पीछे पीछे वो भी आएंगे। जिस वक्त हम यहाँ आ गए, उन्होंने रुखसत यहाँ किया, 10-20 आदमी यहाँ रुखसत किए। तो जिस वक्त हम यहाँ क्रॉस करके पहुँचे अपने अपने घरों में, तो 2-2, 4-4 पकड़ते हैं, मारते हैं।
फौज, पुलिस, STF वगैरह। हमने परेशान हो गए हम, क्या अगर उन्होंने बोला था हम आएंगे कि नहीं आए, जवानी थी, खून गर्म था। तो इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ हो गया, तो आखिरकार मैंने ये सोचा कि ये धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल हमें आगे कर रहे हैं। एक काफ़ी अच्छे इंसानों ने भी यही राय दिया है कि एक गोली बख्तरबंद का गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकता है, ये एक बुलेट प्रूफ शीशा क्रॉस नहीं कर सकता है, और ये एक पत्थर को 2 टुकड़े नहीं कर सकता है। किस तरह उन्होंने बोला बेवकूफ़ों ने, इस गन से यहाँ भारत निकलेगा, इतना फौज निकलेगा, क्या करेगा ये? 100 गोली आपके पास है, 3 मैगजीन, 90 गोली है, 90 गोली से भारत निकलेगा यहाँ? तो हमें सोच आ गया। तो फिर हमने पुलिस के साथ रब्ता किया और उस वक़्त के फ़ौज के साथ रब्ता किया, अफसरों के साथ। तो हमने बोला हम सरेंडर होते हैं। फिर मैंने एक 2-3 आदमी थे, हम 5-6 आदमी, हम सीधा डिब में आए, पुलिस स्टेशन पर आए, हमने बात किया और अपने अंडरग्राउंड जो अच्छे लोग हैं उनको पुलिस के पास भेजा है कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, और डिब में भी भेजे, वो भी आगे डिब में उन्होंने बात किया। फिर हम उनके साथ आए और फिर हमने बात किया कि अब हम पूरा के पूरा सरेंडर हो जाएंगे। यहाँ आपको सरेंडर करवाएंगे? हाँ, यहाँ सरेंडर हो गए हम। सरेंडर के बाद काफ़ी मैंने सरेंडर करवाया। उसके बाद कितने लोगों को आपने सरेंडर करवाया? मैंने सरेंडर करवाया है तकरीबन 400 450 लोगों को सरेंडर करवाया है। इससे मिलिटेंट आपसे नाराज़ नहीं हो गए? काफ़ी नाराज़ हो गया उस पर भी। उसके बाद मैं उस वक़्त इख्वान का मैं बिल्कुल बहुत पीक पर इख्वान था। उस वक़्त फिर मेरे मकान पर भी अटैक 2-4 बार हो गया है। पुलिस के पास FIR लगा है। अच्छा, नाराज़गी में मिलिटेंट की तरफ से, JKLF की तरफ से कोई भी न, हर एक मिलिटेंट। तो फिर एक दिन मिसाइल मेरे ऊपर चलाए, तो वो अफगानी थे, रेगुलर आर्मी, ये नहीं कि कुछ, ये यहाँ का पूरा पुलिस, CID विंग, सारे उनको फौज को पता है। अब अफगान का रेगुलर आर्मी का सूबेदार शेर खान था, वो खुद माइन बनाता था, खुद गाड़ी को उड़ाता था। वो मेरे घर में अटैक करने के लिए आया था, तो उसने फिर 3 मिसाइल चलाए हैं, एक नहीं चला है, तो फिर वो भी मारे गए शायद सब। तो अब आप मिलिट्री, यहाँ की पुलिस, सरकार की तरफ से आप एक अच्छा हीरो का काम कर रहे हैं कि आपने कई मिलिटेंट्स को पकड़वाया, सरेंडर करवाया। लेकिन क्या ऐसे में उस वक्त का पैटर्न की बात करें आतंकवाद के और अभी के पैटर्न की बात करें तो कितना फ़र्क लगता है राशिद खान? इस वक्त जो उस वक्त के थे वो थोड़ा मेरे ख्याल में अनट्रेन थे, और इतना फौज यहाँ नहीं था, और वो 20-20, 30-30, 40-40 इकट्ठे चलते थे, और कोई भी प्रोग्राम खुद बनाते थे। कौन? JKLF? हाँ, JKLF हो या कोई भी तंजीम हो, सब एक साथ चलते थे? नहीं, अलग। JKLF के खिलाफ सब तंजीमें थी, अलबत्ता अलग अलग चलते थे। JKLF के साथ कभी मुठभेड़ भी होता था, आपस में क्रॉस फायरिंग भी होता था। अलबत्ता इस वक्त की मिलिटेंसी जो है ये खुफिया चलता है, उस वक्त ओपन चलते थे, क्योंकि रोड खुला था, रोड पर किसी जगह फौज नहीं था, ग्राउंडों में फौज नहीं था। स्कूल टीचर्स को कभी तंग करते थे, चंदा लेते थे। जितने भी मुलाजिम थे, चाहे जंगलात के, चाहे PHA के, चाहे इलेक्ट्रिशियन के, उनसे तनख्वाह पर चंदा लेते थे कि हाँ जी दिए दे। अभी के और पहले के आतंकवाद में बड़ा फ़र्क है। अब आज खुफिया चलते हैं ज़्यादा, और आज इनको तरीके से चलाते हैं। काफ़ी जो अंडरग्राउंड समझते हैं ना सर, हाँ, अंडरग्राउंड लोग कुछ हैं जो इनको काफ़ी तरीके से चलाते हैं, जिसको आज ओवर ग्राउंड वर्कर्स कहते हैं। ग्राउंड वर्कर उस वक्त भी कहा जाता था जी। उस वक्त हम अंडरग्राउंड या हम अपर ग्राउंड कहते हैं उनको। उस वक्त अपर ग्राउंड होता था। अपर ग्राउंड होता था, वो सिविलियन होता था। अलबत्ता उसको हम बोलते थे इधर से उधर तक रेकी करो, कोई फौज पुलिस तो नहीं है। वो आता था, बोलता था नहीं है, तो फिर हम चलते थे। अभी के वक्त में ओवर ग्राउंड वर्कर बोलते हैं। वो कुछ लोग हैं जो आज चलाते हैं, बड़े सोच समझ के उनको चलाते हैं। पहलगाम में जो हुआ 22 अप्रैल को 26 बेकसूर लोगों की जान गई। क्या आप खुद एक मिलिटेंट रह चुके हैं, उस वक्त की बात करें, क्या उस वक्त ऐसा कभी हुआ, ऐसा मासूमों को, पर्यटकों को जो कश्मीर आ रहे हैं? न हमने ये कभी सुना है कि किसी को कहें कि उनको मारो, न हमने आज तक ये देखा है कि इस तरह बेदर्दी से उनका जान लेना। बिल्कुल नहीं, ये बेदर्दी है और ये जालिम लोग हैं।
ये जानवर के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे नहीं हैं, इनका कोई मजहब नहीं है। और लेकिन उस वक्त भी तो मिलिटेंट मारते ही थे। सच है, मान लो आप या झूठ मान लो, जो आपकी मर्जी है वो समझ लो। मैं ये अल्लाह का कसम खा कर कहता हूँ कि काफ़ी घरों में आंसू आ गए जिस वक़्त वो बेटी अपने हस्बैंड को यहाँ नज़दीक बैठी थी और जिस वक्त उसने कहा मुझे भी मारो। पहले और अभी क्या तो आतंक मिलिटेंट में फर्क तो वही है, दहशत। तो पहले और अब में क्या फर्क? हाँ, आज जो इस तरह हुआ, इस तरह तो पहले कभी नहीं हुआ, इतना दहशत कभी नहीं हुआ। ये दहशत मानते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं लोकल, उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल उन्हीं की वजह से होता है, नहीं तो बॉर्डर से सीधा पहलगाम नहीं पहुंच सकता है, बॉर्डर से सीधा जम्मू नहीं पहुंच सकता है, बॉर्डर से श्रीनगर नहीं पहुंच सकता है, जब तक न कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो आज आप मिलिटेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं। मिलिटेंट के साथ नहीं मिलके काम कर रहे हैं, मिलिटेंट को मैं ढूंढता हूँ। मिलिट्री फौज बिल्कुल, और पुलिस के साथ बिल्कुल फौज भी हमारे इलाके में है और पुलिस भी बिल्कुल इन टच है हमें। हम बिल्कुल SSP जो भी आता है हमें नंबर देकर रखता है, DSP साहिबान जो भी यहाँ आता है नंबर देकर रखता है, SHO साहिबान है। अब कम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी कम हुआ है, यहाँ पे शक है कि 2-3 मत होंगे, बाकी कुपवाड़ा में नहीं है। कुपवाड़ा से आगे अगर किसी जगह होगा, किसी जगह 4 किसी जगह 5 यही कुछ है, मगर उन अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, लोग जो है सिविलियन, वो उनको। कितने साल हो गए आपको मिलिटेंट से नॉर्मल लाइफ में छोड़े हुए? 96 एंड तकरीबन जून में मैंने छोड़ा था। वो भी फौज और 96 में गवर्नमेंट बनाया और गवर्नमेंट को उस वक्त मैंने एजेंट दिए हैं। गवर्नमेंट अच्छा सिविलियन नहीं आता था वोट डालने के लिए, एक कोई नहीं आता था वोट डालने के लिए। फिर फारूक अब्दुल्ला यहाँ आ गया डाक बंगले में, कोई लोग नहीं इसके नज़दीक आते थे, फिर मेरे को बुलाया, मैंने लोगों से बाजार से लाया यहाँ। मतलब फिर आप यहाँ पर एक आम नागरिक की तरह पुलिस को, फौज के लिए आप मददगार बने? बिल्कुल। और एक तो उसके तरफ, एक तो जो लड़के मेरे साथ थे उनके आज जवान बच्चे हैं, वो काफ़ी मुख्तलिफ जगह पर रहते हैं, देहातों पर भी रहते हैं, गाँवों में भी रहते हैं, प्लेन में भी रहते हैं। उनको इस वक्त भी थर है और डर है, अगर मिलिटेंट देखेगा तो मारेगा। वो अगर कहीं भी सुनते हैं मेरे को मैसेज देते हैं, लेकिन वो फिर भी इस वक्त अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए। वो मेरे को बोलते हैं, मैं इनको बोलता हूँ, फौज को, पुलिस को बोलता हूँ, और ये जो करें बाद में कार्रवाई करते हैं सिर्फ देश के लिए। ये थे हमारे साथ RK, जो कि एक वक्त मिलिटेंट थे, वांटेड थे, शरद उस पार भी गए थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो इन्होंने खुद अपनी जुबानी बताया कि 1996 के बाद, उसके बाद ये देश के लिए, अपने भारत के लिए, भारत के फौज के लिए, भारत की पुलिस के लिए, भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए मददगार बने। और इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने कई मिलिटेंट को सरेंडर करवाया, कई को पकड़वाया, और किस तरीके से अब ये आतंकवाद के खिलाफ करें, इन्होंने खुद अपनी जुबानी बताई। अपने कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, कुपवाड़ा। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत की वाटर स्ट्राइक का पाकिस्तान में असर दिखना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में धान की नर्सरी लगाने पर रोक लगा दी गई है। 20 मई 2025 से पहले धान की नर्सरी पर रोक लगा दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट ऑर्डिनेंस 1959 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यानी एक बात सही है कि पानी इस वक्त मौजूद नहीं है, धान की नर्सरी लगाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होगी, लिहाजा फार्मर्स और लैंड ओनर्स को साफ कहा गया है 20 मई तक कोई भी धान की नर्सरी नहीं लगाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट 1959 के आदेश के तहत भारत की वाटर स्ट्राइक का असर पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में धान की नर्सरी लगाने पर रोक लगा दी गई है। 20 मई 2025 से पहले ऐसी कोई भी नर्सरी लगाने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान समझ रहा है कि पानी की आवक कम ज्यादा हो सकती है। उधर जंग की आहट के बीच भारतीय वायुसेना की हुंकार, वायुसेना अलर्ट है, राफेल तैयार। एयरफोर्स चीफ का बयान, वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है।
किसी भी समय कार्रवाई के लिए राफेल तैयार है। भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ने पर वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। राफेल लड़ाकू विमान किसी भी समय तेज जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जानकारी वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। उन्होंने पीएम को बताया कि वायुसेना की तैयारी पूरी है। वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लंबी दूरी की उड़ानें कर रही है। भारत ने पाकिस्तान पर सीमित कार्रवाई के सभी सैन्य विकल्प खुले रखे हैं। जंग की आग के बीच भारतीय वायुसेना की हुंकार, वायुसेना अलर्ट, राफेल तैयार, एयरफोर्स चीफ का बयान। वायुसेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों से पाकिस्तान बौखलाया है। इसी बौखलाहट में वो एलओसी पर बिना उकसावे के अकारण गोलीबारी कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब से उसके हौसले पस्त भी हैं। डीजीएमओ यानी सैन्य संचालन महानिदेशकों की हॉटलाइन बातचीत में भी भारत पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधर रहा। लेकिन जब भारत की ओर से करारा प्रहार होगा तब पाकिस्तान का सर्वनाश होना तय है। एक रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान का हाल भी ठीक ऐसा ही है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 8 अग्रिम सेक्टर्स पर बिना उकसावे के फिर से गोलीबारी की। हालांकि भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई से उसका हौसला पस्त हो गया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौता रद्द करने के अलावा कई बड़े फैसले किए हैं। इन फैसलों से पाकिस्तान बौखलाकर एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की हरकत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करेगा तब करेगा, लेकिन फिलहाल एलओसी पर बिना उकसावे के पाकिस्तान का सीज फायर का उल्लंघन समझ से परे है। हालांकि पाकिस्तान के पास बड़े हथियारों की बेहद कमी है, इसीलिए वो छोटे हथियारों से गोलीबारी कर रहा है और बदले में उसे ऐसा जवाब मिल रहा है कि वो फिर शांत पड़ जाता है। लेकिन अगले दिन बिना उकसावे के उसके सीज फायर उल्लंघन की कायराना हरकत फिर सामने आ जाती है। भारतीय रक्षा प्रवक्ता के अनुसार जम्मू में 4 और 5 मई की रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के सामने के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों के साथ गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का तुरंत और माकूल जवाब दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू क्षेत्र में 5 सीमावर्ती जिलों जम्मू, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में रात भर गोलीबारी की। शुरू में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में नियंत्रण रेखा पर कई चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। फिर तेजी से पुंछ सेक्टर और उसके बाद जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके बाद राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर कई चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल सेक्टर तक की गई। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। ये फायरिंग वो तब कर रहा है जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी सैन्य संचालन महानिदेशकों ने 29 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी के बीच हॉटलाइन पर बात की। भारत ने इस गोलीबारी को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी भी दी, लेकिन पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बावजूद भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हाल ये है कि पाकिस्तान के पास जंग में 4 दिन का ही गोला बारूद है। ऐसे में गोलीबारी की मूर्खतापूर्ण हरकत पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत का जोरदार प्रहार होना बाकी है। जब ये होगा तब पाकिस्तान को न बचने का समय मिलेगा और न भागने की जगह। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले तंगहाल पाकिस्तान की बर्बादी अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। इस वक्त आ रही स्वदेशी MIGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है।
स्वदेशी MIGM मिसाइल का सफल परीक्षण रक्षा मंत्री ने नेवी और DRDO को बधाई दी है। DRDO और नेवी ने मिलकर इस मिसाइल का परीक्षण किया है। स्वदेशी MIGM मिसाइल का परीक्षण DRDO और नेवी ने मिलकर किया है। पाकिस्तान अब खून के आंसू रोने लगा है। भारत के वाटर एक्शन से बिलबिलाने लगा है। दुनिया से रहम की गुहार लगाने लगा है। पाकिस्तान का हलक तब सूखने लगा जब सिंधु जल संधि को खत्म करने के बाद अब चिनाब नदी के पानी को भी भारत ने रोक दिया। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध को बंद कर दिया है। बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई। चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट गहराने के आसार हैं। इससे पीने के पानी की समस्या, सिंचाई का संकट पैदा हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है, जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। आतंक के गढ़ में हाहाकार मचेगा। जिन्नालैंड बूंद बूंद के लिए तरसेगा। आतंकिस्तान प्यास से मरेगा। पहलगाम की गलती की सजा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। सही सुना आपने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान हाइपर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को जल, थल, नभ से घेरने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है और इस बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ धांसू वाटर एक्शन लिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद कर दिया है। इससे चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहना रुक गया है। बांध के गेट बंद होने से पाकिस्तान में जल संकट गहरा जाएगा। पाकिस्तान में पेयजल और कृषि संकट पैदा हो जाएगा। चिनाब नदी हो, सतलुज, रावी और ब्यास, इन 4 नदियों का पानी पूरे तरीके से इसको रोक दिया गया है और अब यहाँ का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। भारत सरकार का स्पष्ट ये फैसला है, ये निर्णय है। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को भेजकर यहाँ के बेगुनाह लोगों का खून बहाएगा और यहाँ की नदियों का पानी लेकर वो अपने आप को खुशहाल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो पाप किया उसकी सजा उसे मिलनी शुरू हो गई है। चिनाब का पानी रोकने का फैसला जंग से कम मारक नहीं है, क्योंकि पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। शहबाज का हलक सूख जाएगा। मुल्ला मुनीर का दम निकल जाएगा। बगलिहार बांध के गेट बंद करने से चिनाब नदी का प्रवाह 90% तक कम हो गया है, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। पानी नहीं मिलने से फसलों का उत्पादन कम होगा, जिससे आर्थिक नुकसान और ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान चिनाब नदी के पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी करता है, लेकिन पानी रोकने से पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। ये वो दरियाए चिनाब है जो यहाँ पर आपको बता दूं कि कई बड़े कारनामे कर चुका है, चाहे यहाँ पुल बहाने की बात हो, तमाम चीजों की बात हो, मगर जो ये वाटर स्ट्राइक भारत सरकार ने की पाकिस्तान पर, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि ना सिर्फ मैं बल्कि इस इलाके में पहुंचे वो तमाम लोग आप देखेंगे इस दरियाए चिनाब को पैदल चलकर पार कर रहे हैं। जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हो पाया था वो आज हुआ है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद करने के बाद अब भारत झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान के इस कदम से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है, जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन वाटर एक्शन से भारत का संदेश साफ है कि पाकिस्तान पर अब रहम नहीं होगा। एक के बाद एक धांसू एक्शन होगा। आतंक का गढ़ तबाह बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बढ़ रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर, भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। भारतीय सैन्य संस्थानों की वेबसाइट को हैक करने का दावा पाकिस्तान का फेल हो गया। सैन्य संस्थानों ने पाकिस्तानी दावे को खारिज कर दिया। सैन्य संस्थानों की वेबसाइट पर हैकरों के जरिए हैक करने और डाटा उड़ाने की जो बात पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, वो सब केवल एक कल्पना निकली, कोरी गप निकली है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा ये भी था जो फेल हो गया है। सभी वेबसाइट बिना किसी प्रॉब्लम के, समस्या के
ठीक चल रही हैं और उन पर पूरा कंट्रोल है। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर भी एक्शन शुरू कर दिया गया है। बड़गाम जिले में आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के 2 मददगार गिरफ्तार हुए। आतंकी के दोनों मददगारों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, पिस्टल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए हैं। ये वो आतंकियों के मददगार हैं जो आतंकियों को हथियार मुहैया कराते हैं और फिर आतंकवादी उन हरकतों को, उन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन लिया जा रहा है और कहां लिया जा रहा है? बड़गाम जिले में आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़गाम जो कि श्रीनगर से सटा हुआ जिला है। चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें हम आम भाषा में वहां पर OGWs की तरह जानते हैं। जम्मू कश्मीर में चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के 2 मददगार गिरफ्तार हुए। उनके पास से पिस्टल, ग्रेनेड और गोलियां बरामद हुई हैं। ये वो मददगार हैं जो खाली हाथ आए आतंकियों को मौत का या खून बहाने का वो सामान देते हैं, जिसके बाद आतंकवादी उन वारदात को अंजाम देते हैं। 2 सहयोगी बड़गाम जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीनगर के नज़दीक बड़गाम जिले से आतंकवादियों के 2 मददगार गिरफ्तार।